दुनिया और आखिरत की राह पर कामयाबी हासिल करने की कुंजी कुरान में है, मगर कुरान और दीनी तालीम देने वाला मुआशी परेशानियों का शिकार है। बच्चों को बेहतरीन तालीम देना और उनका पेट पालना ही मुश्किल हो चुका। कुरान की तालीम देने वाले की तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए है। आपको बताएं कि बच्चों को बेहतरीन तालीम देना और उनका पेट पालना भी मुश्किल हो गया। कुरान की तालीम देने वालों की तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम, आगाह कीजिएगा। बच्चों की तालीम का मामला हो तो वालिदैन पैसों की परवाह नहीं करते, पानी की तरह बहाते हैं। बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेजेस, अच्छे से अच्छे स्कूल पर अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश की जाती है, मगर जब यही बात दीन की होती है, कुरान की होती है, तो यही पैसे सुकड़ जाते हैं, उसको अदा नहीं किया जाता। ऐसा ही एक मुद्दा अदालत में उठाया गया, जिसमें एक हाफिज़ कुरान इमाम मस्जिद है, उसकी बीवी ने नान नफके का खर्चा के लिए दावा दायर किया था, जिसमें अदालत ने 2 बच्चों का खर्चा 10,000 रुपये मुकर्रर किया, 5-5 हज़ार रुपया फी बच्चा। हाफिज का नाम जहाँ है, इमरान उनका नाम है, वहाँ पर पेश हुए अदालत में, फैमिली कोर्ट में सिविल जज नदीम असगर नदीम की अदालत में। तो उन्होंने बताया कि उनके पास जो तनख्वाह है वो सिर्फ 6,000 रुपये है, वो 6,000 में गुजारा करते हैं। अदालत ने 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी, तो अपने बच्चों को कैसे अदा करेंगे? और अदालत ने इस पर यह फैसला तो कर दिया कि 3,000 यानी कि तनख्वाह दे दे, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट को भी दरख्वास्त की है कि पार्लियामेंट इस पर मुनासिब तौर पर कानून साजी करे। जो अफाज कराम और दरस निज़ामी से वाबस्ता अफराद हैं, जो बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, उनको मुनासिब तनख्वाह मिल सके। इससे एक सवाल ये पैदा हो गया है कि इतनी महंगाई में इतनी कम तनख्वाह के साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी दीनी तालीम जरूर हासिल करें, कुरान अच्छा पढ़ें, तो दीन के बारे में उनको मालूमात अच्छी हो, मगर इस पर हम पैसे क्यों नहीं खर्च कर पाते? जो हम इससे वाबस्ता, इस तालीम से वाबस्ता जो अफराद हैं, उनकी तनख्वाहें इंतहाई कम हैं। इमरान साहब, आप कल अदालत में पेश हुए, अदालत में पेश होकर आपके बारे में ये कहा, आपने कहा कि मेरी सिर्फ 6,000 तनख्वाह में आप कैसे गुजारा करते हैं? कितना मुश्किल आपके लिए गुजारा? बहुत मुश्किल होता है जी, इस हालात में, इतनी महंगाई के दौर में बस गुजर बसर वाला काम करते हैं। अभी ज़िंदगी का दिन गुजर रहा है, वगरना इतनी तनख्वाह पे हालात मुश्किल होते हैं। कभी किसी से उधार पकड़ा, कभी किसी से पकड़ा, फिर कभी ऐसा देते रहे, तो दुकानदारों से उधार लेके वक्त गुजर रहा है। बस ये हालात। कुछ लोग मदद भी करते हैं कुछ आप लोगों की, या कुछ नहीं करते? थोड़ी बहुत ही मदद करते हैं, जितना अपने घरों का खर्चा है उस हिसाब से तो हमारे आटे में नमक बराबर तावन करते हैं, बस उसमें फिर अपना गुजारा करते हैं। तो आपकी 6,000 तनख्वाह कितने अरसे से है और आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैं हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे से मसाजिद मदारस में काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद 6-7 हज़ार हर जगह पे मस्जिदों के अंदर तनख्वाहें हैं। इसलिए अहले मोहल्ला को चाहिए कि अपना इमाम रखें तो खूब उसके साथ तावन करें। तो मुझे आपके 2 बच्चे हैं, उनकी उम्रें क्या हैं, उनके अखराजात आप कैसे पूरे करते हैं? क्योंकि घर के जो अमूमी तौर पर लड़ाइयाँ होती हैं वो अखराजात पर भी होती हैं, तो आपके साथ इस मामले में किस तरह आप कुछ देखते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इन पैसों में गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है जी इनके अंदर गुजारा करना। जो प्राइवेट पढ़ाते हैं, सरकारी में पढ़ाकर गुजारा करते हैं, जो अच्छा पहनते हैं हम हल्का पहन के गुजारा करते हैं। इस तरह जो है गुजर बसर होती है। फिर गुजर बसर हो रही है, और सिर्फ 6,000 में गुजर बसर हो रही है। इतनी महंगाई में गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल है। हुकूमत की तरफ से तो तनख्वाह जो मुकर्रर की जाए, जो अहले मोहल्ला हैं जिन्होंने मदारिस या मसाजिद कायम की हैं, उनमें इस तरह के कई इमाम मस्जिद हैं जिनकी तनख्वाहें इंतहाई कम है, और इस महंगाई के दौर में इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करना एक खुद बहुत मुश्किल हदफ है जिस पर यह गुजारा किया जाता है। अगर ये इनकी फैमिली कोर्ट में ये केस ना आता तो शायद इस तरह के कई घर इस तरह से इसी खर्चे की वजह से, नान नफके की वजह से उजड़े हों, उनके अखराजात इमाम मस्जिद परेशानी का शिकार है। दीनी तालीम देने वाला इमाम मस्जिद मुआशी परेशानी का शिकार। बच्चों को कुरान की तालीम देने वाला महंगाई में खुद का पेट पालने से कासिर है। इमाम मस्जिद की तनख्वाह 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक है, जबकि महंगाई के दौर में इमाम मस्जिद का गुजारा भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बच्चों की तालीम पर लाखों खर्च करने वाले कुरान की तालीम देने वाले पर कोई खर्च नहीं करते, जबकि फैमिली जज नदीम असगर नदीम ने पार्लियामेंट को कानून साजी करने का कह दिया है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि रहीमिया खान में दीनी तालीम देने वाला इमाम मस्जिद मुआशी परेशानी का शिकार हो चुका है। इस हवाले से आपको बताया कि महंगाई के दौर में 5,000 रुपए में गुजारा करने वाले इमाम मसाजिद क्या कहते हैं, आप भी सुनिए।
میں دستگیر کالونی میں پڑھاتا ہوں، وہاں میری 6,000 تنخواہ ہے، اور صبح سے شام تک میں وہاں مؤذن بھی ہوں، اذان بھی دیتا ہوں، بچے بھی پڑھاتا ہوں، صفائی بھی کرتا ہوں، اور 6,000 میں ہمارا وہ گزارا نہیں ہوتا۔ حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارا کچھ کیا جائے۔ میں حافظ قرآن ہوں اور عالم دین ہوں، ایک مسجد میں امام ہوں، اور ادھر 5 نمازیں میرے ذمہ ہیں، پورے مسجد کا صفائی سب کچھ بچوں سے کرواتے ہیں، اور تنخواہ میری صرف 5,000 ہے، بالکل ہی مشکل سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ضلع مسول وفاق المدارس قاری عامر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ۔ کہیے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا کرتے ہیں، کن مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ قاری عامر فاروق سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے رحیمہ خان میں بچوں کی تعلیم پر لاکھوں خرچ کرنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے پر کوئی خرچ نہیں کرتے۔ مہنگائی کے دور میں امام مساجد کا گزارا بھی انتہائی مشکل ہو چکا۔ امام مساجد کی تنخواہ 5,000 روپے سے لے کر 6,000 روپے تک ہے، جبکہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والا مہنگائی میں خود بچوں کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے۔ دینی تعلیم دینے والا امام مسجد معاشی پریشانی کا شکار ہو چکا ہے۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے مہنگائی میں خود کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے، قاری عامر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب کہیے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا کرتے ہیں آپ لوگ، آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ 5 سے 6,000 روپے آپ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اس میں کیسے گزارا کرتے ہیں آپ، کن مسائل کا سامنا ہے آپ کو، حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اس حوالے سے؟ جی، میں سب سے پہلے روہی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس اہم انتہائی حساس موضوع پر آپ نے یہاں مجھے آپ نے اب تک کال لائن پہ لیا۔ تو دراصل میں معاملہ یہ ہے کہ دینی مدارس بہت کم مدت کے اندر اور بہت کم قیمت کے اندر اور بہت ہی انتہائی مشکل حالات کے اندر گزارا کر رہے ہیں، خاص کر یہ پچھلے اپنا چند سالوں سے، اور جب سے ان مدارس کے اندر تعاون کرنے والے جو ہمارے جو معاملین حضرات ہیں ان پر حکومت کی طرف سے جب سے کچھ سختیاں ہوئی ہیں، ان سختیوں کے بعد مدارس کی جو فنڈنگ ہے اس سے بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ پچھلے سالوں سے جو یہ بے روزگاری اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہوئی ہے کہ اب ایک ادارہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے ماہانہ صرف بجلی کے بل ادا کرتا ہے، 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے وہ ادارہ گیس کے بل ادا کرتا ہے۔ اب اگر حکومت ان چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں کرتی، اگر وہ ان دینی مدارس کے یہ جو بل ہیں اگر وہ ان کو معاف نہیں کرتی اور وہ تفتیش کو وہ اگر اس کو بھی کم نہیں کرتی، تو اس وقت یقیناً حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں اہل مدارس بیچارے اپنے ان استادوں کو بہت کم تنخواہیں دے رہے ہیں، اور یہ ان اساتذہ کی بہت بڑی ہمت ہے کہ یہ دین کی خاطر اور دین کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کی خاطر یہ اتنی کم تنخواہوں سے گزارا کر رہے ہیں، اور یہ امام مسجد کم تنخواہوں میں گزارا کر رہے ہیں۔ قاری عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایم پی آصف مجید۔ آصف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ اتنی مہنگائی کا دور ہے، امام مسجد کی تنخواہ صرف 5 سے 6,000 روپے ہے، اتنے کم پیسوں میں گزارا کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، واقعی ان کی جو 5-6 ہزار روپے تنخواہ ہے یہ بہت کم ہے۔ آج کل کے دور میں اس تنخواہ میں باعزت طریقے سے جینا اور بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، اور بحیثیت گورنمنٹ کے نمائندے کے میں یہ اپنی گورنمنٹ کو بھی تجویز دوں گا کہ ہمیں فوراً جو امام مسجد ہیں جو معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، جن کے پیچھے ہم سب نماز پڑھتے ہیں، جن سے دینی تعلیم ہمارے بچے حاصل کرتے ہیں، تو ان کو ایک باعزت طریقے سے ان کا روزگار جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور انہیں ایک اچھی تنخواہ ملنی چاہیے تاکہ یہ اس میں اپنی آسودہ زندگی گزاریں اور اپنے لیے جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکیں۔
बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। आपको बताएं कि कुरान और दीनी तालीम देने वाला मुआशी परेशानियों का शिकार है। बच्चों को बेहतरीन तालीम देना और उनका पेट पालना ही मुश्किल हो चुका है। कारी आमिर साहब, जबकि दूसरी जानिब MP आसिफ मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बहावलपुर में जुआ खेलने वाले 8 मुल्जिमान को 2 माह कैद की सजा सुना दी गई। मुल्जिमान से बरामदशुदा 41,000 बहक्के सरकार जब्त कर लिए गए। मुल्जिमान को 4800 रुपये जुर्माना भी किया गया। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट नैयर मुस्तफ़ा ने फैसला दिया है। आपको बताएं कि बहावलपुर में जुआ खेलने वाले 8 मुल्जिमान को 2 माह कैद की सजा सुना दी गई। मुल्जिमान से बरामदशुदा 41,000 बहक्के सरकार जब्त कर लिए गए। मुल्जिमान को 4800 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट नैयर मुस्तफ़ा ने फैसला दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तलबा का ऑनलाइन पेपर के लिए एमरसन कॉलेज के बाहर निजी कॉलेजेस के तलबा का एहतजाज। तलबा की जबरदस्ती एमरसन कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश, कॉलेज का गेट भी तोड़ दिया गया। कॉलेज इंतजामिया का पुलिस से राब्ता। बात करेंगे इस हवाले से इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा पुलिस पहुंच के। बिल्कुल, आज एक बार फिर से स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाज किया गया है और यही मुतालबा किया गया है कि एग्जामिनेशन जो है वो उनको फिजिकल नहीं बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन चाहिए। और आज जो है एमरसन कॉलेज के बाहर प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और वायलेंस का भी जो है वो इजहार किया गया है। एमरसन कॉलेज में जो है गेट तोड़कर, जंजीरें तोड़कर जो है अंदर आने की भी कोशिश की गई है। हमारे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद है एमरसन कॉलेज के, ज़िया अहमद साहब। हम उनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा आज वायलेंस शो किया स्टूडेंट्स में? जी, आज ज़्यादा मसला इससे खड़ा हुआ कि हमारे कॉलेज के बाहर मुल्तान सिटी के मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्राइवेट्स के ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। उनकी यूनिफॉर्म से भी ये लगता है वो हमारे कॉलेज के गेट पे आए हैं और उन्होंने उसको गेट को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स को अंदर क्लासेस में पढ़ाने में बिजी रखा हुआ था और बाहर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि हमें कुछ अर्सा पहले पता लग गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने इन स्टूडेंट्स को साथ मिलाने के लिए हमारे कॉलेज का ज़बरदस्ती गेट तोड़ा। हमारे सिक्योरिटी अफसर दूसरे तीसरे खड़े थे, इनकी भी इंसल्ट की और हमें मजबूर किया कि हम स्टूडेंट्स को किसी न तरह से लूज कंट्रोल करें। इससे पढ़ाई का सिलसिला भी मुतासर हुआ, क्लासेस भी मुतासर हुई। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम तो है कि ऑनलाइन स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी हो, लेकिन ये हमारे कॉलेज का या मेरे करने का काम नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स को रोक सकते हैं, लेकिन बाहर के स्टूडेंट्स इस गेट के आगे आके इसलिए करते हैं कि ये एक हॉट स्पॉट है तो यहाँ पर नोटिस जल्दी किए जाएंगे। बहुत से सिर्फ सेल्फीज बना रहे थे, टिकटॉकर्स बहुत सारे खड़े हुए थे, तो हम सब ने जाकर उनको आहिस्ता आहिस्ता करके जो अपना कोई कद का स्टूडेंट था भी हमने उसको घर भेज दिया। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को हम नहीं भेज सकते थे, वो प्राइवेट्स के थे, उन्होंने खूब वहां पे हंगामा वगैरह किया। लेकिन इससे हमें नुकसान ये पहुंचता है, एक तो हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, दूसरा हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हुई, तीसरा ये को एजुकेशन कॉलेज है, यहाँ पर खवातीन भी आती हैं, टीचर्स में भी स्टूडेंट में भी, तो उससे हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर पुलिस की कोई ना कोई उनका आना जाना, गर्दिश, उनकी प्रेजेंस को बढ़ाएं ताकि इस जगह पर इस किस्म की बात ना हो सके। और इस अलावा हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमसे कोऑपरेट करे। हम उन्हें बर वक्त और वक्त से पहले भी लेटर भेजते हैं, आज भी हमने भेजे हैं, अपनी रिपोर्ट भी लिखवाई है, लेकिन एक तो पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती, एज ए रिजल्ट हमें डिफिकल्टी आती है। और दूसरा ये है कि जब हम ये कह चुके हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं यहाँ पर पुलिस प्रेजेंस होती ताकि स्टूडेंट्स का सारा काम ठीक चलता रहे। हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और इन तलबा का मुतालबा जायज़ नाजायज़ डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हम इनको पढ़ा रहे हैं। इनका एग्जाम अभी मई और जून में है, इसलिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दूसरों को देखकर कि चूंकि उनको राइट मिल गया है तो शायद हमें भी मिल जाए, तो मेरा ख्याल ये कि तमाम इदारों को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं चाहे एजुकेशनल है, सारे मिलकर इन स्टूडेंट्स को कंट्रोल करें ताकि एजुकेशन का निज़ाम स्मूथ चलता रहे। बिल्कुल यही कहना है कि पुलिस को चाहिए कि कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। मियांवाली के रेलवे कॉलोनी पिपला अपनी हालत पर दुहाई देने लगी, मकानात भी खंडरात का मंजर पेश करने लगे। अपडेट करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा क्या मामला है ये। रेलवे कॉलोनी पिपला जो है अपनी हालत इज़्ज़ार पर दुहाई देने लगी, मकानात खंडरात का मंजर पेश करने लगे। इस्तेमाल होने वाले दरवाजे, खिड़कियां और दीगर जो लोहे का सामान है वो गायब हो चुका है। एक मकीन हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से आपसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे इसके हवाले से, जी सूरत हाल है रेलवे कॉलोनी की, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, हम भी काफ़ी अरसे से, कई सालों से देख रहे हैं कि ये मकानात, ये क्वार्टर्स काफ़ी इनकी हालत मखदूश है और खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। और ये मतलब लाखों का ये सामान, ईंटें और इसके ये खंडरात, मतलब पैसा ज़ाया हो रहा है। और पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें और फौरी तौर पे इसकी नीलामी करें। और इसके अलावा एक और भी वजह है
इन खंडरात की कि जहाँ बहुत से मतलब जराइम पेशा अफराद भी आ सकते हैं या शायद आ भी रहे हों दिन के वक्त या रात के वक्त, या मतलब उससे काफ़ी बुरा असर पड़ता है नज़दीकी महलों में या नज़दीकी घरों में। तो इसके अलावा मतलब एक गुजरगाह भी है जाल की तरफ या इधर दोआबा की तरफ, जहाँ से रास्ता भी है, तो इसको क्लियर करना चाहिए या इन मकामात को ठीक करना चाहिए क्वार्टर्स को, या इनकी नीलामी करनी चाहिए ताकि इससे काफ़ी रेलवे पाकिस्तान रेलवे इकट्ठा कर सकता है और फौरी तौर पे इनकी नीलामी करनी चाहिए कि ताकि इस इलाके की सफाई भी हो जाए। और इंतज़ामिया को चाहिए कि नोटिस ले। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कबीरवाला में दरिया रावी और चनाब के संगम पर बनाया जाने वाला कश्तियों का पुल एक हफ्ता भी नहीं चल सका। बात करेंगे इस हवाले से बशीर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका सरदारपुर में। 19 करोड़ पे लागत से कुछ दिनों पहले यहाँ पे पुल का इफ्तिताह हुआ था, कश्तियों वाले पुल का, जिसकी वजह से आवाम ने सूखा सांस लिया था और आवाम को 130 किलोमीटर का डाइवर्शन वाला सफ़र की बजाय यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था, जिसकी वजह से लोग बड़े खुश थे। ये पुल गुज़िश्ता दिनों आने वाले पानी के रेले की नज़र हो गया ये पुल, जिसकी वजह से पुल के जो टुकड़े थे वो तकसीम हो गए हैं। मेरे साथ इलाका मकीन में कोई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, मज़ीद बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आपको किन परेशानियों का सामने और पुल की वजह से आप लोगों को क्या फ़ायदा था? सर ये ना भाई, ये तो साड़ा फासला बड़ा कम हो गया। पहले फासला है 130 किलोमीटर, अब ये फासला है सिर्फ 10 किलोमीटर। अगर ये आवाम नू फायदा हो गवर्नमेंट की तरफों तो तकरीबन सानू तो पक्का पुल मिल जाए तो साढ़े जिंदगी की जड़ी दरी ना मसला है ये हल हो वैसी, क्योंकि मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अहमदपुर शरकिया वकला की सहूलत के लिए कचहरी के अहाते में डिस्पेंसरी काम कर दी गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से इमरान अकबर। इमरान बताएगा। बिल्कुल, अहमदपुर शरकिया बार में इस वक्त डिस्पेंसरी का आगाज़ किया गया है। वकला को सहूलत दी गई और वकला के साथ आए हुए साहिलीन जो यहाँ कचहरी में आते हैं उनको भी सहूलत दी गई है। इस हवाले से हमारे पास DHA और औरंगजेब साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। एक ऐसा इक़दाम किया गया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी कि आपने मुझे इतने अहम टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ बार अहमदपुर शरकिया का कि उन्होंने इतना वार्म वेलकम DHA और अहमदपुर ईस्ट की डॉक्टर्स की टीम का यहाँ पर किया है और वी आर वेरी कमिटेड। इसके पीछे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सोसाइटी को डोर स्टेप्स पर जो है ना वो सहूलियात दी जाएँ। जिस तरह सदर बार ने ये हमें इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई 1500 से 2000 लोग जो है वो डेली बेसिस पर यहाँ पर विज़िट करते हैं और 500 के करीब जो है 500 से ज़्यादा यहाँ पर हमारे मौजूद वकला साहिबान इस प्रेमिसेस के अंदर रहते हैं। उसके अलावा जज साहिबान, उनकी फैमिलीज़, असिस्टेंट कमिश्नर, DSP, पुलिस और इसकी सारी चीज़ें, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो यहाँ पर आती है। बहुत बड़ी कम्युनिटी है जी, इस हवाले से हम जानेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोटद्दू में पुलिस गर्दी के खिलाफ तहसील बार एसोसिएशन की 8वें रोज़ भी हड़ताल जारी है। बात करेंगे इस हवाले से तैमूर से। तैमूर बताएगा हड़ताल क्यों की जा रही है? बिल्कुल, कोटद्दू में पुलिस के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का मामला है। आज 8वें रोज भी तहसील बार कोटद्दू में जिला भर में वकला ने हड़ताल की हुई है और आज कोटद्दू तहसील बार के जो वकला हैं वो उन्होंने मेन GT रोड को बंद कर दिया और इस वक्त अपनी दफ्तर की जो कुर्सियां हैं वो रोड पे लगा ली हैं। मेरे साथ बार के सदर मोहम्मद अरशद सदीकी साहब मौजूद हैं। सर, कोई मुज़ाकरात के लिए आए हैं, मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, मज़ीद अब क्या करने जा रहे हैं और जो अगर मुज़ाकरात के लिए आए थे तो क्या हुए थे मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 8वें रोज़ से कोटद्दू में और चौथे रोज़ से पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल हड़ताल है। अदालतों में स्ट्राइक है, वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे और हिरासत भी नहीं लाई जा रही और रिमांड के लिए भी अदालत में मुलज़िम नहीं लाए जा रहे और पुलिस का कंपाउंड में दाखिला बंद है। लेकिन इसके बावजूद DPO साहब जो है वो बज़िद हैं अपनी हट धर्मी पे और वो कोई इसका मस्बत हल नहीं निकालना चाहते। परसों SP इन्वेस्टिगेशन तशरीफ़ लाए थे बाहर में और उन्होंने परसों ये वादा किया कि हम गुज़श्ता कल जो गुज़र गई कि हम कोई मस्बत हल निकालेंगे और ये आप जो डिस्ग्रेस किया है इन्होंने काले कोर्ट को, वो उनकी रेस्पेक्ट रिस्टोर करेंगे और कोई हल निकालेंगे। लेकिन टिल दिस टाइम उनके कानों पे जोंग नहीं रेंगी और DPO साहब अपनी हठधर्मी पे कायम हैं और जो उनका इलीगल एक्ट है उस पे हमारा एहतजाज अभी तक जारी है और इंशाअल्लाह मंडे से हम कोर्ट्स की तालाबंदी करेंगे और ये पैगाम देना चाहते हैं आम लोगों को भी
کہ پولیس نے اگر یہ فیصلہ کر پولیس لیا. گردے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. سرگودا میں جماعت اسلامی کے جلسے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. کمپنی باغ میں پنداغ بھی لگا دیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے بیورو چیف سرگودا فصیح بتائے گا. سرگودا میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام بڑھتی مہنگائی اور حکومت کی ناقص حکمت عملی کے لیے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں کمپنی باغ میں اس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ امیر شہر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کس طرح تیاریاں کی جا رہی ہیں اور مقصد کیا ہے اس جلسہ جو کل ہونے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سینٹر سراج الحق کا امیر جماعت اسلامی پاکستان سرگودا تشریف لا رہے ہیں, تو یہاں کمپنی باغ میں ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوگا, اس سے خطاب فرمائیں گے وہ, اور تیاریاں جو ہے انشاءاللہ فائنل ہونے جا رہی ہیں. پورے شہر کے اندر جو ہے وہ بینرز جھنڈے جماعت اسلامی کے وہ لگ چکے ہیں, سج چکے ہیں ہر جگہ پر. تو جو بڑھتی ہوئی مہنگائی, آئے دن جو مہنگائی ہے اسے عوام جو ہے پریشان ہے, جینا دوبر ہو گیا ان کا. مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, گیس نہیں ہے, اور شدید مہنگائی کی میڈیسن جو انتہائی ضرورت ہے غریب لوگوں کی وہ انتہائی مہنگی کر دی گئی ہیں. لوگوں کے لیے بہت پریشانی ہے. تو اس لیے پورے پاکستان میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سینٹر سراج الحق صاحب نے ان پروگراموں کا انعقاد کیا ہے گورنمنٹ کے خلاف اس حکومت اور نااہل اور کرپٹ حکمرانوں کے خلاف. تو اس سے پہلے مہنگائی سے پریشان ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. ابھی